एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 को आज कंप्लीट हम कर देंगे। सो आज हम देखते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। याद है ना, एक्टिविटीज देखी थी हमने, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसके रिगार्डिंग और उसकी क्लासिफिकेशन है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रॉफिट का क्या रोल है इन द बिजनेस, वो हम देखेंगे। बिजनेस रिस्क होता क्या है और उसके क्या कारण हैं, चलो देखते हैं। सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। सर, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है? अरे बच्चों, थोड़ा सा तो रिवाइंड करो। ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में हमने थोड़ा सा तो स्टडी कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने देखा था कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें बेसिकली वो होती हैं जिनका नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है, जिनका प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे कि चैरिटी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी जो डोनेशन प्रोवाइड करती हैं, और जो एक एनजीओ होगी जो हेल्प करती है सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, वो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज में आ जाता है, उसको नॉन इकोनॉमिक कह देते हैं। इकोनॉमिक में तो पैसा देखेगा, है ना, प्रॉफिट मेन माना जाता है। सो ये चीज यहाँ पर आती है। तो अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे चार्ट फॉर्म में इजीली समझते हैं। बच्चों, बुक्स में तो हम बेसिकली थ्योरी में देखते हैं, वर्डिंग में देखते हैं, बट कई बार अगर हम कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना हो तो ऐसे हम चार्ट फॉर्म में समझोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। चलो देखते हैं, बाकी बुक से भी रेफरेंस लेते रहना। चलो देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आता है, जैसे कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में आगे आ जाता है इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब देखो, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट हमने देख लिया था क्या होता था कि बिजनेस का मेन मोटिव होता था टू अर्न मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रोफेशन में होता था कि एक प्रोफेशन पर्टिकुलरली लॉ अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन उसकी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना, ये सारे काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट होता है कि एज अ पार्ट, अगर एम्प्लॉयमेंट एज अ कोई पर्सन है जो उसके काम कर रहे हैं, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना एम्प्लॉयज की, ये सारी इसमें आ जाता था। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। फर्दर डिवाइड किया जाता है इंडस्ट्री और कॉमर्स। नाम तो सुना इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं, बट एक्चुअल क्या होता है वो तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आता है बच्चों, इंडस्ट्रीज में आ जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री, एंड सेकंड वन आ जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, उसके बाद आता है टेरिटरी इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होता है? बेसिकली नाम से पता लग रहा है, प्राइमरी जो बेसिक बेस लेवल पे है, जिसमें देखा जाएगा कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को फिनिश में लेके जाना, ठीक है। सो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि नेचुरल सोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, जो उनके रिसोर्सेज में काम आती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई कॉटन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई अच्छी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कॉटन कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, उसके कॉटन से कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसको कैसे कॉटन कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा नेचुरल सोर्सेज से, ठीक है। या अगर प्लांट एनिमल से लेना पड़े तो वो कैसे लेंगे, वो मेन बेसिक स्टेज होगी, ठीक है, वो इसमें किया जाता है। और ये मेन रूट है बिजनेस की, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? अब जो सेमी फिनिश हो गया, वो उन्होंने आधा तैयार कर दिया, उसको फाइनल प्रोडक्ट तक लेके जाना, फिनिश प्रोडक्ट तक लेके जाना सेकेंडरी का काम होता है। और टेरिटरी में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन हुई है उसको आगे प्रोड्यूस करना, फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्शन को आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करना ही यहाँ पे टेरिटरी इंडस्ट्रीज का काम आ जाता है। और दूसरी साइड आता है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब आपको पता ही है, ट्रेड में जैसे प्रॉफिट और लॉस मेन मैटर किया जाता है ना। सो ट्रेड अब दो तरह का होता है। ट्रेड जिसमें बाइंग सेलिंग होती है गुड्स सर्विसेज की, समझ आ गया ना। ट्रेड दो तरह का है, देखो बच्चों, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो जैसे कि हमने चेन देखते हैं, जैसे फैक्ट्री ने बनाया, उसने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर को आगे डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई की, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके अपना कर लिया, रिटेलर को दिया, रिटेलर के बाद जाके एंड कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट आना, एक चेन बनती है, उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। सो ये इंटरनल ट्रेड आ गई। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है? जैसे कि इंपोर्ट होना,
सुना ना नाम आपने, एक्सपोर्ट होना गुड सर्विसेज का, और थर्ड होना एंट्रीपोर्ट होना। सर एंट्रीपोर्ट क्या होता है, जरा बताओ। सो देखो बच्चों, ध्यान से समझो, इंपोर्ट होता है फॉरेन से कोई गुड सर्विसेज इंडिया में आनी और उसकी प्रोडक्शन होनी, उसको कहते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज। अब इंडिया बाहरले देश को, फॉरेन कंट्री को गुड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज। एंट्रीपोर्ट क्या हो गया कि एक्सचेंज होना, फॉरेन की कंट्रीज का कुछ माल इधर आना और यहाँ इंडिया का फॉरेन कंट्री में एक्सचेंज होना, उसको हम एंट्रीपोर्ट कहते हैं। गॉट इट, क्लियर। सो वो एक्सटर्नल ट्रेड में आ जाता है, ठीक है। ये इंटरनल ट्रेड हो गया। इंटरनल ट्रेड में क्या आ गया, होलसेलर और रिटेलर, और एक्सटर्नल ट्रेड में आ गया इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। आई होप कि आपको क्लियर होगा। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस चार्ट, इतना इजी है, ध्यान से समझोगे आपको अच्छी तरह से क्लियर आएगा, राइट। चलो देखते हैं आगे। उसके बाद कॉमर्स में एक फर्दर डिवर्सिफिकेशन होती है, वो होती है ऑक्सिलरी ट्रेड। अब ट्रेड दो तरह का, एक तो ट्रेड हो गया जिसमें इंटरनल आ गया, एक्सटर्नल आ गया, दूसरी तरफ आता है ऑक्सिलरी ट्रेड। ऑक्सिलरी ट्रेड का मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज। सुना ना, दो वर्ड्स हैं, गुड्स कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग होगी, देन उसके बाद इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कितनी सारी जो सर्विसेज है जो प्रोवाइड की जाती हैं, उसको हम ऑक्सिलरी ट्रेड कहते हैं। इसको एक बहुत अच्छा जो फॉर्मूला है उसके साथ आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। नोट करो, BITWA, बिटवा, जिसमें B फॉर स्टैंड फॉर करता है बैंकिंग सर्विसेज, I फॉर इंश्योरेंस, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, W फॉर वेयर हाउसिंग एंड A फॉर एडवर्टाइजिंग। सो ये वेयर हाउसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई है ह्यूमन एक्टिविटीज की, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, इंडस्ट्री क्या होता है, ट्रेड क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। गॉट इट, क्लियर। अब इंडस्ट्री मेन काम करती क्या है, इंडस्ट्री का मेन काम होता है प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट तक लेके जाना, स्टेजेस तक, और उसका मेन आगे काम होता है वो स्टेप के साथ उसको प्रॉफिट जनरेट करना, उनकी जो भी स्केलिंग है उसकी यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज की कम से कम हो, प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा हो, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, राइट, क्लियर। सो अब हम समझते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के बारे में। सो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है उसका मेन काम होता है कि प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट में लेके जाना, यानी सेमी फिनिश को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का काम होता है। सो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेजेस बताई हैं जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज परफॉर्म करती है, एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। सबसे पहले आ जाता है कंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद एनालिटिकल एनालिसिस, देन उसके बाद आता है असेंबलिंग टू असेंबल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे कि कोई भी सर्विसेज हैं उसको जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कौन से वो पार्ट्स लगेंगे जो उस रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करने में लग रहे हैं, मेन काम होता है सारे सोर्सेस को इकट्ठा करना, कंस्ट्रक्ट करना ही इसमें पहला स्टेप होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में हम रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं तो सेमी फिनिश गुड्स बनाने के लिए, उसके बाद सेमी फिनिश को लेके फाइनल गुड्स बनाने के लिए काम करते हैं, वो सारा इसमें किया जाता है। एनालिटिकल एनालिसिस, अब जो काम चल रहा है क्या वो प्रॉपर वे में चल रहा है, कौन से स्टेप है जो हमें चेंज करने की जरूरत है, कौन सी जो चीजें कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही, ये सारे एनालिसिस करना, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना ही इसमें एनालिसिस में किया जाता है। अब जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको असेंबल करना एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम असेंबलिंग में कहा जाता है, उसको असेंबलिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सिंथेटिकल मल्टीपल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, पेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी, उसको पेंट बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है उसको असेंबल करना छोटे छोटे पार्ट्स को, ताकि वो पेंट बन सके। ऐसे ही ये जो पार्ट्स है इसमें आ जाते हैं। सो ये सारा प्रोसेस सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। अब इंडस्ट्री बेसिकली क्या कहते हैं, इंडस्ट्री मेनली कंसर्न करता है प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को किया जाता है इन एन इकोनॉमी में, राइट।
जिसका मेन आगे होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए जाना होता है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं बिजनेस के कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो एज ऑर्गेनाइजेशन अचीव करता है। चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आपको इतना तो पता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है वो है प्रॉफिट कमाना, बट उसके बाद भी आगे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना, टू मेक प्रॉफिट एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, एंड उसके बाद अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें अचीव करना होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड की ओर लेकर जाना हो तो सारे ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव करना जरूरी होता है। चलो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम देखते हैं मार्केट स्टैंडिंग के बारे में, एक अच्छी पोजीशन क्रिएट करना इकोनॉमी में, मार्केट पोजीशन क्रिएट करना जहां पर वो अपनी डिमांड सप्लाई कंप्लीट करना, वो इसमें हम देखते हैं। उसके बाद इनोवेशन, न्यू आइडियाज लेके आना, न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करना जिससे कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस को मीट कर सके, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, वो इसमें आ जाता है। प्रोडक्टिविटी, एक अच्छे लेवल पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना ताकि जो आप काम है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सको। उसके बाद अर्निंग प्रॉफिट, वो तो मेन पॉइंट है ही है। बिना प्रॉफिट अगर नहीं अर्न कर रहे हो तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी कहलाएगी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा कहेगी कि आप प्रॉफिट जनरेट करो, राइट। सो ये सारे एक्टिविटीज आती है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल नाम से आपको पता लग रहा है कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आ जाता है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करना, एज मच एज चीप रेट्स पर उनको क्वालिटी प्रोवाइड करना, डिमांड को असर्टेन करना, ठीक है, सप्लाई को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल करना, मेन इसमें होता है। देन उसके बाद सोसाइटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करना जरूरी है। एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। उसके बाद अदर ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनकी वर्किंग कंडीशंस को और अच्छी तरह से इंप्रूव करना, वर्कर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, मैनेजर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, अच्छा वेज प्रोवाइड करना, अच्छी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करना ताकि वो एम्प्लॉय और अच्छे पीसफुल रिलेशंस बन सके, एक अच्छा वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करने जिससे वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कर सके। जो भी अदर ऑब्जेक्टिव्स है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चेंज लेना चाहिए उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे अदर में आ जाएंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स है जो अचीव करने होते हैं, जिसका मेन मोटिव यही है कि बिजनेस को मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम देखते हैं बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, उसको हम समझते हैं। वैसे आपको पता है कि जो प्रॉफिट है उसका मेन जो रोल है बिजनेस का, वो उसके सारे ऑपरेशंस को आगे स्मूथ रनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ना। उसको पता लग सके उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रॉफिट में अप स्टेज जा रहा है, कहां पर उसको चेंज करने की जरूरत है, कहां पर उसको एक न्यू मेथड लगाने की जरूरत है जिससे वो प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज कर सके, है ना। वो एक मेन पार्ट माना जाता है। चलो देखते हैं। प्रॉफिट एक सरप्लस अमाउंट होती है जो हम सारे एक्सपेंसेस को रिडक्ट करके अपने रेवेन्यू में से जितना भी हमने रेवेन्यू कमाया तो उससे जो भी हमने इनकम जनरेट की उसमें से जो भी खर्चे होते हैं उसको हम साइड करके जो हमारे पास अमाउंट बचती है वो एक हमारे लिए प्रॉफिट एज अ रिवार्ड माना जाता है बिजनेस के लिए, राइट। ठीक है। एक फंडामेंटल इंडिकेटर है जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ बताता है कि हमारे बिजनेस अप स्टेज पे या डाउन स्टेज पे है। ठीक है। उसके क्या क्या एक्सपेक्ट है, जैसे बिजनेस ऑपरेशंस की है तो उसका क्या आउटपुट निकली है, क्या उसके रिलेशंस निकल रहे हैं, देन उसके बाद क्या ग्रोथ है, क्या एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, वो एक प्रॉफिट पे डिपेंड करता है सारी बात। ठीक है। अब आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, वो कैसे चल रहा है, वो बूस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी ग्रोथ जा रही है तो वो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। ठीक है। ये इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर आता है सोर्स ऑफ लिवलीहुड। प्रॉफिट एक ऐसा पार्ट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में उसके एक्सपेंसेस हो गए, उसके ऑपरेशंस हो गए, उसको देखने के लिए एक लिवलीहुड पार्ट है कि उसके बिना तो वो काम चल ही नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद आता है गुडविल। एक देखो बिजनेस की गुडविल बहुत मैटर करती है। गुडविल यानी रेपुटेशन जो बिजनेस की फॉर्म हुई है तो ईयर्स एंड ईयर्स के डिपेंड पे।
ठीक है, एक गुडविल को क्रिएट करना, क्योंकि एक अच्छी इमेज ही बिजनेस की आगे लेके जाती है। अगर आपकी मार्केट में आपके बिजनेस की इमेज खराब है तो आप वो कहीं नहीं आगे जा सकते, ठीक है। आपकी ग्रोथ में भी दिक्कत आएगी, आपके एक्सपेंशन में भी दिक्कत आएगी, आप ऑपरेशंस भी करते जाओगे, बट एक लीगल जो एक अच्छी रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। सो प्रॉफिट वहां पर भी मैटर करता है। एक्सपेंशन, अब बिजनेस की ब्रांचेस और बढ़ाना चाहते हो, न्यू न्यू मार्केट एक्सपैंड करना चाहते हो, न्यू न्यू और इसकी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो, बट एक एक्सपेंशन के लिए भी प्रॉफिट मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंटली एनालिसिस, अब देखो परफॉर्मेंस देखने के लिए भी प्रॉफिट मैटर करता है कि आप कंपेयर करोगे कि आज इस ईयर से नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में क्या आपने परफॉर्म किया है, अब क्या परफॉर्म किया है, कहां पर आपको और अच्छी तरह से इंप्रूव करना चाहिए। अगर आप अच्छा परफॉर्म करके आए हो, अच्छी सेल गई है इस बार, किस फैक्टर से कही जिससे मैं और अच्छे करूं, न्यू न्यू रिसर्च करूं, मतलब मेन मोटिव इनका यही है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना होता है, ठीक है जी। उसके बाद अब देखो बिजनेस का तो मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि प्रॉफिट कमाना है, बट बिजनेस की ये भी जिम्मेवारी बनती है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सोसाइटी को भी देखे, सोसाइटी को भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करे। अब सोसाइटी को प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सोसाइटी को चीट करना या हार्मफुल प्रोडक्ट्स दोगे तो वो भी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह के लिए वो लॉस है, ठीक है। सो उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करना, उनके टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्वालिटी प्रोड्यूस करना एक अच्छी रैपो बनती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं, सिंपल। सो ये हमने यहाँ पर देखा है। सर मुझे ना लाइफ में रिस्क लेने से बहुत डर लगता है। रिस्क से क्यों डर रहे हो? पता नहीं मैं पास होऊंगा या फेल। जैसे आप स्टूडेंट को, बच्चों आपको डर होता है कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा या फेल, उसमें भी रिस्क है, ऐसे ही बिजनेस में भी एक रिस्क होता है। सो आज हम देखने जा रहे हैं बिजनेस रिस्क के ऊपर छोटा सा टॉपिक। सो यहाँ पर मिस्टर रमन है, वो मोबाइल फोन लॉन्च करना चाहता है, न्यू मोबाइल फोन लॉन्च करना चाहता है मार्केट में, बट वो रिस्क से डर रहा है क्या वो उससे प्रॉफिट कमा पाएगा या उसको लॉस हो जाएगा। सो वो रिस्क लेना भी चाहता है, नहीं भी लेना चाहता। सो रिस्क का मतलब ये होता है कि मे बी प्रॉफिट हो सकता है, मे बी लॉस हो सकता है, मे बी ना भी कुछ भी हो। सो हम स्टडी करने जा रहे हैं रिस्क के बारे में, चलो देखते हैं। बिजनेस रिस्क ये एक होता है कि जो प्रॉफिट और लॉस के ऊपर डिपेंड करता है, चलो देखते हैं। सो अब हम समझते हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। अब रिस्क क्यों होता क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, क्या टेक आ जाएगा, क्या चेंजेस आ जाएंगी, नोबडी नोस। वो रिस्क होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। वो मे भी प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर हम रिस्क को अडेप्ट भी करते हैं, मे भी प्रॉफिट भी हो सकता है, मे भी लॉस भी हो, बट चलो देखते हैं कि क्या इसका मीनिंग है। बिजनेस रिस्क रेफर करता है कि पॉसिबिलिटी करता है टू मेकिंग इनएडुकेट प्रॉफिट्स और इवन लॉस ड्यू टू अनहैपनिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट। उससे क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स होते हैं उस पर ज्यादा तो जो प्रॉफिट हो सकता है, ज्यादा तो ज्यादा लॉस हो सकता है। पॉसिबिलिटी होती है, रिस्क होता है, मे बी प्रॉफिट और मे बी लॉस, टू साइड्स होती है। तो जैसे मैंने बताया था कि मिस्टर रमन है, वो प्रोडक्ट को लेके कंफ्यूज है कि वो लॉन्च करेगा, उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो रिस्क लेके चलना पड़ता है। सो बिजनेस रिस्क ये कहते हैं। अब रिस्क दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल रिस्क, एक होता है एक्सटर्नल रिस्क। इंटरनल रिस्क यानी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्क होना, जैसे किसी ह्यूमन रिसोर्स में, जैसे किसी बंदे ने और लाइटिंग है उसने ऑफ नहीं की तो उसका शॉर्ट सर्किट हो जाना, या उसने वेस्टेज कर दी रिसोर्सेज की तो उसका लॉस हो गया, ठीक है। देन उसके बाद डिसऑनेस्टी आ गई, उसके जो ईमानदार नहीं निकला, ठीक है। देन मोटिवेशन नहीं है, प्रॉपर वे के साथ काम नहीं कर रहा, वर्कर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज नहीं काम कर रही, तो वहां पर भी रिस्क है। अब एक्सटर्नल रिस्क क्या होते हैं? जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, उसका अनएक्सपेक्टेड है, वो भी रिस्क है एक तरह का। उसके बाद अर्थक्वेक आ जाना, डिजास्टर डैमेज हो जाना, सारी चीजें, वो भी रिस्क है। अब आपको नहीं पता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है, सो रिस्क है, वो आप रिस्क लेके आके चलते हो। जब भी आप बिजनेस में कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वहां से रिस्क शुरू हो जाता है होना, ठीक है। बट आपको उसको ओवर टेक करके आप आगे जा सकते हो। जैसे उसके बाद कंपटीशन का इंक्रीज हो जाना, वो भी एक रिस्क है, और ज्यादा आपको डिफरेंट यूनिकनेस लेके आनी पड़ेगी। देन उसके बाद चेंज इन फैशन। अब आपको नहीं पता कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है क्या वो चेंज इन
मतलब फैशन में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो बेटर है कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो फैशन में लॉस होता है तो वहां पर भी दिक्कत आ जाती है। सो ये था बिजनेस रिस्क के बारे में, जिसमें रिस्क हमने क्लासिफाई किया है। इसके आगे फर्दर टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन उसके बाद आपका टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और लाइक शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि मेरी वीडियो आपके पास जरूर आ जाए, अरोड़ा ट्यूटोरियल्स की पहली वीडियो आपके पास। थैंक यू सो मच।